हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे और हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतकों के बारे में। अभी तक आपने जाना है ऊतक क्या होते हैं और ऊतकों के क्या कार्य होते हैं, ऊतक किस चीज से मिलकर के बने हैं। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतकों के प्रकार हम पढ़ रहे थे, और जिसमें आप बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक के बारे में। अब पादप ऊतक के बारे में आप सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, यानी कि जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लांट टिश्यू को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। चलिए, ये आपके आते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के हमने पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप विभज्योतक ऊतक कह रहे हैं, दूसरा है परमानेंट टिश्यू जिसे आप स्थायी ऊतक कह रहे हैं। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपके तीन पार्ट में डिवाइड है, जिसे आप कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, एपिकल मेरिस्टेम आपने बोला क्या कर रहा है, रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा रहा है। अल्टीमेटली आपने बोला ये स्टेम की लेंथ को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आपने बात की लेटरल मेरिस्टेम की, जो कि स्टेम के साइड में प्रेजेंट होते हैं और स्टेम की थिकनेस के लिए यानी कि तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू में, और परमानेंट टिश्यू में आपके पास दो प्रकार के टिश्यू आए थे, जिसमें आपने बोला था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसमें पैरेन्काइमा की बात की थी, कॉलेनकाइमा की और स्क्लेरेनकाइमा की बात की थी। आपने कहा पैरेन्काइमा दो प्रकार का होता है, या फिर आपने बोला जो पैरेन्काइमा है उसके कार्य के आधार पर ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पैरेन्काइमा जब था वो स्टोरेज का काम कर रहा था। जब यहाँ पर क्लोरोफिल का स्टोरेज हुआ तो आपने इसे क्लोरेनकाइमा कहा। जब इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत बढ़ गए हैं, अब आप इसे क्या कह रहे हैं, एरेनकाइमा कह रहे हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा में जब आपने पढ़ा, आपने कहा कॉलेनकाइमा में क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। जो इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल के जो कॉर्नर है वो ठीक यहाँ पर हो रहे हैं। दोनों ही लिविंग सेल से बने हैं, चाहे पैरेन्काइमा बोले चाहे कॉलेनकाइमा की आप बात करें। ठीक है, फंक्शन क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड कराना पौधे के भागों को। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की, आपने डेड सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, यानी कि मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से मिलकर बनी है, क्योंकि लिग्निन बहुत टफ, बहुत रिजिड सब्सटेंस है, इसीलिए क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक के बारे में, जिसमें आपने बोला कि दो प्रकार के आपके पास आते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, जाइलम वेसल से मिलकर बना है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो सेल्स है उसके बारे में आपने बात की थी। एक बार देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में फिर से। चलिए, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। अब इनका नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने क्यों रखा था, क्योंकि इनकी संरचना ही कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल। आपने कहा अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने हैं, तो इनकी संरचना अलग अलग हो जाती है और इनका जो कार्य है वो भी, इनका कार्य क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। ठीक है, दो प्रकार की बात की है, जाइलम और फ्लोएम की, दोनों के डायग्राम आपको बताए गए हैं। अब हमने कहा जो जाइलम है, जाइलम का फंक्शन है पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, पानी और मिनरल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा अगर हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जाने कि ये ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है, तो आपने क्या बातें समझी, आपने बोला ये है आपका स्टेम, ये है आपका स्टेम। ठीक है, और स्टेम में आपके पास ये आप जानते हैं, ये आपका तना है जिसे आप स्टेम कह रहे हैं, ये है आपकी पत्ती यानी कि लीफ। अब यहाँ पे आप बात करेंगे जाइलम की, यह है जाइलम, और जाइलम में क्या है, जो पानी है इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है आपके वाटर मॉलिक्यूल।
अब इतना तो आप समझ रहे हैं कि जो पानी है वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, जड़ों से एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपने बोला क्या हुआ, ये एक चेन से आपको दिखाई दे रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने दो शब्द पढ़े हैं, कोहेशन और एडेशन। जब आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट में आप दो चीजें पढ़ते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपने बोला एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट है ताकि वे एक दूसरे से चेन बनाए और इजीली क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये किस प्रकार से आगे की ओर इनकी चेन चल रही है। आपने बोला ये पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तरल अवस्था में है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जाइलम ऊपर भी जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से भी जाएगा। अब आपने बोला कि क्योंकि पानी की जितनी आवश्यकता होती है पौधे को, उतनी ही पानी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपके स्टोमेटा होंगे, ये आपका क्या होगा, स्टोमेटा होगा, इस प्रकार से ये स्टोमेटा है। अब आपने बोला पानी की जब अधिक मात्रा हो जाती है तो ये जो पानी है जो कि अभी क्या है, तरल अवस्था में है, एल से हम क्या बताते हैं, लिक्विड फेज बताते हैं, तरल अवस्था बताते हैं, ठीक है। तो आपने बोला जो पानी है अभी वो किस अवस्था में है, लिक्विड फेज में है। ये जो पानी है अब ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। गैसीय अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो स्टोमेटा से जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हुआ क्या, आपने बोला कि ये पानी की जो एक चेन बनी हुई है, एक चेन बनी हुई है, क्योंकि पानी को क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, अब्सॉर्ब करना है पानी को, अवशोषित करना है पानी को। तो आपने कहा कि पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो एक जो थ्योरी आती है वो आपके पास इस प्रकार से आती है, जिसमें आपने बोला कि ये जो पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर बाहर निकल जा रहे हैं। ये स्पेस खाली हो गया, जब ये स्पेस खाली हो जाता है तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस वाली प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस वाली प्रोसेस को आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब पौधे में जो पानी होता है वो गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाता है, पौधे से बाहर निकल रहा है, तो इसे आप ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात कि किस प्रकार से यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही है। अब हमने बोला, आपने इस चीज में क्या देखा, जाइलम है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक दिशा होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि पानी जड़ से निकल रहा है और जड़ से वो ऊपर के भागों में पहुंचेगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं, इजी है, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पर ये जो जाइलम है ये अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बना है, जिसमें आपने किस किस चीज की बात की, ट्रैकिड्स की आपने बात की, जाइलम वेसल्स की आपने बात की, जाइलम पैरेन्काइमा की आपने बात की, और आपने बोला इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन भी अलग अलग था। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, भोजन को क्या करेगा, भोजन का वितरण करेगा। अब आपने बोला ये भोजन का वितरण करेगा तो ऊपर से लेके नीचे तक हर एक डायरेक्शन में, हर एक पार्ट में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। किस किस चीज से मिलकर के बना है फ्लोएम, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास आते हैं सीव ट्यूब्स आते हैं, कंपेनियन सेल आता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर आता है। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अब बात कर रहे थे सीव ट्यूब के बारे में। तो सीव ट्यूब के बारे में अभी तक आपने क्या समझा, आपने बोला जो सीव ट्यूब होती है, छलनी ट्यूब होती हैं वो छलनी ट्यूब लंबी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं और जो चैनलों के रूप में, अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होती हैं। वे साथ ही कोशिकाओं से जुड़े होते हैं और अंतिम दीवारों में बड़े छिद्र या छलनी गड्ढे होते हैं। इन्हीं छलनी प्लेटों के रूप में जाना जाता है। और परिपक्व छलनी ट्यूब तत्वों में परिधीय साइटोप्लाज्म बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं और उनमें नाभिक की कमी होती है। परिपक्वता पर छलनी के छिद्र कोलेज से संचित होते हैं। छलनी ट्यूब तत्वों के कार्य साथ ही कोशिकाओं के केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि इनमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है कंपेनियन सेल्स, यानी कि सहयोगी कोशिकाएं। इसमें आपको क्या बोला गया है, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू। सहयोगी कोशिकाएं क्या है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होती हैं। क्योंकि पैरेन्काइमेटस तो कैसे होंगी, लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी, इस बात का आंसर आप लोग खुद करेंगे। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स। ये छलनी ट्यूबों तत्वों के साथ निकटता से जुड़े होते हैं। दे आर नॉन
कंडक्टिंग सेल, ये क्या होती है? असंवाहक कोशिकाएं होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स बिटवीन द कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर कनेक्टेड बाय अ पिट्सफील्ड यूजिंग अ प्लाज्मोडेस्मेटा। आपने बोला साथ ही कोशिकाओं और छलनी ट्यूबों के बीच अनुदैर्ध्य दीवारें प्लाज्मोडेस्मेटा का उपयोग करके गड्ढे क्षेत्र से क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। वे छलनी ट्यूबों में दबाव प्रणवता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, फंक्शन आपने देख लिया है और क्या क्या कैरेक्टर होते हैं ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा की। आपने बोला फ्लोएम पैरेन्काइमा और लॉन्गेट सेल्स, tapering and cylindrical cells. They have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits. They store food materials like resin, latex, and mucilage. They are absent in most monocots. ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बताया गया है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा लंबी कोशिकाएं, पतली और बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें सघन कोशिकाएं, द्रव और केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और इसमें क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। ये रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज जैसे खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं। और अधिकांश जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ? जिसे आप एक बीजपत्री कहते हैं, वो बीज दो जो कि नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। तो चलिए, ये बात की हमने फ्लोएम पैरेन्काइमा की। अब हमारे पास आता है फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर में आपको क्या बोला गया? फ्लोएम फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। क्या है ये? स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं। अब ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, तो ये लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद करेंगे क्योंकि हमने बहुत बार ये चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, कौन लिविंग होगा, कौन नॉन लिविंग होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ बास्ट फाइबर्स। इन्हें बास्ट फाइबर भी कहते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या होते हैं? प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं और द्वितीय फ्लोएम में मौजूद होते हैं। दे आर elongated and unbranched cell। कैसी होती है? लंबी और अशाखित कोशिकाएं होती हैं। दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स। उनके शीर्ष में सुई जैसी क्या होती है? नुकीली होती है। दे हैव थिक सेल वॉल एंड प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फंक्शन बताया गया है इनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति मोटी होती है और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं पौधे को। एट मेच्योरिटी फ्लोएम फाइबर्स लूज अ प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। परिपक्वता पर जो फ्लोएम फाइबर है वो प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं और मृत हो जाते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? हमने कई बार बात की है। देखिए, बहुत दो तीन शब्द आपके पास आते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप अपने नोट्स को देख लेंगे। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर्स इंक्लूड जूट, फ्लैक्स एंड हिम। आपने बोला कि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जो फ्लोएम फाइबर होते हैं वो जूट है। देखिए, जो जूट होता है वो फ्लोएम फाइबर होता है। सन होता है और भांग, ये सारे क्या होते हैं? फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने बात की है प्लांट टिश्यू के बारे में। आपने प्लांट टिश्यू को समझा, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनकी लोकेशन होती है। यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तब तक आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू का जो चार्ट हमने डिस्कस किया है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट आपके सामने आएगा, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू में आप क्या बात करेंगे? जो जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जो टिश्यू पाए जाते हैं उनके प्रकार आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बींग को, यानी कि हम अपने टिश्यू के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। हमारे जो टिश्यू होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास चार प्रकार के आते हैं। कौन कौन से चार प्रकार हमारे पास आए हैं एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का? हमने बोला एक तो इसकी कवरिंग, ये क्या करेगा? कवरिंग करेगा, लाइनिंग करेगा, सिक्रीशन करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा। ये चार फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा जहां पर भी कवरिंग आपको दिखाई देती है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, वहां पर आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। आपने बोला लाइनिंग। अब कवरिंग और लाइनिंग में क्या डिफरेंस है? आपने बोला ये एक ट्यूब है। ठीक है, ये एक ट्यूब है। अब जब हम कवरिंग की बात करते हैं तो कवरिंग हमने बोला बाहर से कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर से कवर कर रहे हैं इस प्रकार से। और अगर हम लाइनिंग की बात करें तो आपने बोला अंदर से जो कवरिंग होती है, अंदर से जो क्या पाई जाती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है उसे आप क्या कहते हैं? यहाँ पर कवरिंग कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं।
तो आपने बोला इस प्रकार से आप दोनों ही फंक्शन होते हैं, यहाँ पर लाइनिंग का भी होता है और कवरिंग का भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पर अवशोषण हो रहा है वहां पर आपके क्या पाए जाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई, यहाँ पर आपके जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इस प्रकार से आपको विलाई कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखे हैं आपने, उंगली नुमा संरचनाएं जो होती हैं वो आपकी विलाई होती हैं। और विलाई में क्या काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का क्या काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण का कार्य हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने पूरा जहां पर सिक्रीशन होता है, किसी चीज का सिक्रीशन हो रहा है वहां पर भी आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो चार प्रकार के आपके पास आते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड आते हैं और ग्रैन्युलर आते हैं, ठीक है। चार प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। बेसिक फंक्शन हम यहाँ पर देख चुके हैं कि क्या बेसिक सा इनका फंक्शन होगा। अब जब आप यहाँ पर बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की, तो अलग अलग प्रकार में आप देखेंगे इनकी लोकेशन अलग अलग यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। अब कनेक्टिव जैसे कि नाम ही से ही हमें पता चल रहा है, इसे कहते हैं संयोजी ऊतक, क्या कहेंगे इसे, संयोजी ऊतक। इसका मतलब होगा कि ये क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करें, इनका काम क्या होगा, कनेक्शन का होगा। जैसे कि आपके पास क्या क्या आते हैं, आपने बोले सबसे पहले हम फ्लूइड की बात करें, अगर तरल संयोजी ऊतक की बात करें, आपके पास तरल संयोजी ऊतक में ब्लड आता है और लिम्फ आता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, आपने बोला ये चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहा है, जो भी चीजें हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक कनेक्शन बन रहा है, एक नेटवर्क आपके पास बन रहा है, एक साइकिल आपके पास आ रही है। अगर आप स्केलेटल देखें, आपने बोन और कार्टिलेज को देखा, तो आपने कहा बोन क्या कर रहा है, बोन एक आपके पास कनेक्ट होकर के पूरा फ्रेमवर्क आपको बना करके दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम एडिपोज की बात करें। एडिपोज में आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में संग्रह का काम होता है, संग्रह का कार्य किया जाता है। और अगर एरियोलर को देखें, तो आपने कहा एरियोलर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कनेक्शन का, जिसमें टेंडन और लिगामेंट की हम बात करेंगे। तो आपने बोला कि यहाँ पर बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर कौन करेगा, आपने बोला लिगामेंट करेगा। आपने बोला बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करेगा, आपने कहा टेंडन करेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके पास क्या आए हैं, टेंडन और लिगामेंट आए हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में अब हमने बोला इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, इनके क्या होते हैं, कुछ फीचर्स अलग अलग होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल्स पर, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं। आपने बोला आपकी जो मांसपेशियां, जब भी आपने मसल्स की बात की तो आपको एक चीज याद आती है, मूवमेंट, ठीक है। जो गति आपकी बॉडी में पाई जा रही है वो किसकी वजह से पाई जा रही है, मसल्स की वजह से पाई जा रही है। तो आपने बोला तीन प्रकार के आपके पास मसल्स आते हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, कार्डियक मसल्स की जब आप बात करते हैं, आप बात करते हैं अपने हार्ट की, ठीक है, अपने हृदय की। आपने बोला जो हमारे हार्ट में जो मसल्स पाई जा रही हैं वो कैसी होती है, क्योंकि हार्ट की फंक्शनिंग कैसी, क्या हार्ट की फंक्शनिंग आपके कंट्रोल में है, क्या आप अपने हृदय के धड़कने को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपकी हार्ट बीट होती है, जी नहीं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रोसेस नेचुरली हो रही है, वो प्रोसेस नेचुरली हो रही है। तो वहां पर जो मसल्स काम कर रही हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो आप क्या कहते हैं, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, ठीक है। या फिर एक्शन की बात करें तो आप कहते हैं ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, तो आपने कहा अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में रहकर के कार्य नहीं करती। इसी प्रकार से हम स्मूथ मसल्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे स्ट्राइटेड मसल्स की। क्लियर है इतनी बात। लास्ट आपके पास आता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। और नर्वस टिश्यू में आप किसकी बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, आपने कहा आपकी बॉडी में जो भी सेंसेस हैं, आप जो भी क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि आप सेंस में हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इन सारे ही टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे बारे में, अपने बारे में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो आपको करना है कि एक बार आप चार्ट को अच्छे से समझिए और उसके बाद हम एक एक करके जो टिश्यू हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एपिथेलियल टिश्यू से।
एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं? दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है ये? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि कवरिंग कर रहे हैं आप। आपने कहा जो भी कवरिंग करते हैं उसका पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन कराना। जैसे कि जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो आपने कहा जो एनिमल सेल है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? एक तो सेल को क्या देना? शेप देना, दूसरा उसका प्रोटेक्शन करना। फिर हमने बोला जो हमारे घर होते हैं हम क्या करते हैं? बाउंड्री कराते हैं। तो आफ्टर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या है? आपकी बाउंड्री है। तो क्यों होती है? क्योंकि कोई भी अननोन या कोई भी जानवर आपके घर में घुस ना जाए, यानी कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। सेम वैसा ही जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कवरिंग का इसका मेन फंक्शन होता है। आपने बोला वे मानव शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक होते हैं, ठीक है। They cover many organs and cavities that are present inside the body। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स को भी कवर करेंगे, बहुत सारी कैविटीज को भी कवर करेंगे। कैविटीज क्या होती है? जो गुहा होती है, ठीक है। आपने बोला वे शरीर के अंदर मौजूद कई अंगों और गुहाओं को क्या करते हैं? ढकते हैं। वेर द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपने कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। आपने कहा द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो माउथ होती है उसकी लाइनिंग, किडनी ट्यूब्यूल्स, स्किन और लंग्स, एल्विलाई। आपने कहा रक्त वाहिकाओं की परत में, मुंह की परत में, वृक्कनलिका, त्वचा और फेफड़े की एल्विलाई में होते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स की अगर बात आई है, चलिए ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे जब हम यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। आपको बताना है ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कि कहाँ कहाँ पे आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। एक बार आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उपकला ऊतकों की संरचना और कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज टू एक्ट एज अ बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। आपने कहा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, यही बात हमने की। आपने कहा कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, आपका नर्वस सिस्टम भी है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से ऐसे अटैच नहीं होते हैं, यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से क्या होता है? अलग अलग होते हैं। एक ही सिस्टम में अगर आप देखेंगे, एक ही सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स को आप देखते हैं और वो ऑर्गन्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि कवरिंग है। हर एक ऑर्गन में क्या है? कवरिंग है, जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट कर रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन हमने क्या बोला? उपकला ऊतकों का मुख्य कार्य एक बाधा के रूप में, बाधा शब्द यहाँ पर सही नहीं होगा, आपने बोला एज अ बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि जो कि क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा के रूप में कार्य करना है और विभिन्न अंगों और प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करना है, ठीक है। पहला फंक्शन हो गया। सेकेंड जो फंक्शन आता है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच कोई भी स्थान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्या करना है? इन्हें कवरिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपने कहा कि अगर यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो कवरिंग कैसे हुई? क्योंकि चीजें तो वहां पर पास हो सकती हैं अगर यहाँ पर स्पेस पाया गया तो। नेक्स्ट आपने बोला द सेल्स आर परमिएबल। कैसी होती हैं सेल्स? पारगम्य होती हैं। This makes it possible for them to exchange material between the different parts of the body and also between the body and the external environment। आपने कहा कि जो चीजें हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने कहा गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। तो आपने क्या बोला कि इससे उनके लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच और शरीर और बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान करना संभव हो जाता है। कैसे? अब आपने बोला कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं? आपके जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके एल्विलाई में पाए जाते हैं। और एल्विलाई की जब आपने फंक्शनिंग देखी, आपने कहा ये एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब आपने क्या? एल्विलाई में ऑक्सीजन भरी है। एल्विलाई में क्या है? ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को क्या करना है आपको? ब्लड वेसल्स में क्या कराना है? पास कराना है। और इसमें जो CO2 है वो क्या करना है? एल्विलाई को आपको वापस देनी है। तो गैसेस एक्सचेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा कि जो एल्विलाई है उसमें किसकी कवरिंग होती है? एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है। आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू कैसे होती है? पारगम्य होती है। सारे ही मटेरियल पास नहीं होंगे, लेकिन जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है कि जहां पर आप कहेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जैसे हो रहा है
उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर परमेबल होगी। तो आपने कहा जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई से कहाँ पे आ रही है, आपके ब्लड वेसल्स में आ रही है। जो CO2 है वो आपके ब्लड वेसल से कहाँ पे जा रही है, एल्वेलाई में जा रही है। तो हो रहा है गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या आपने क्या बोला कि जो एपिथेलियल टिश्यू है कैसी है, परमिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपने क्या बोला, the epithelial tissues remain separated from the tissue beneath them because of the thin membrane over them। आपने कहा उपकला ऊतक उनके ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे के ऊतकों से अलग करती है। ठीक है, तो ये आपने कुछ फंक्शन पढ़े हैं किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आएगा, उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतकों के हम प्रकार पढ़ेंगे उनकी संरचना के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर। चलिए, तो अब देख लेते हैं अलग अलग प्रकार के जो आपके एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। आपके पास कुछ यहाँ पर क्या है, इमेजेस हैं, जिसमें आप बात करेंगे स्क्वैमस टिश्यू के बारे में, क्यूबॉइडल है आपके पास, कॉलमनर है। तो आपने बोला यहाँ पर जैसे कि आपके पास आया स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस है, और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेटिफाइड है। तो इसमें है क्या, आपने कहा सिंपल स्क्वैमस में आपको एक सिंगल लेयर दिखाई दे रही है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आपको बहुत सारी लेयर दिखाई दे रही है। सेम वही चीज आपने कहा, सिंपल क्यूबॉइडल आपके पास आता है और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आता है। तो सिंपल क्यूबॉइडल में आपने कहा, और देखिए इनका शेप अलग अलग होगा, जैसे कि स्क्वैमस में इसकी शेप कुछ इस प्रकार की है टिश्यू की, क्यूबॉइडल में क्यूब की जैसी शेप आप देखेंगे, कॉलमनर में आपको कुछ कॉलम जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं कि एक सिंगल लेयर है, ये मल्टी लेयर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लेयर दिखाई दी, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दी, मल्टी लेयर दिखाई दी। नेक्स्ट हमने बोला जो सिंपल कॉलमनर है और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है, ये भी आपके पास अलग अलग प्रकार के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी लोकेशन अलग अलग होती है, कहीं पर सिंपल क्यूबॉइडल होगा, कहीं पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू पाए जाएंगे। तो देख ले एक एक करके इनके बारे में। अब आपके पास एक चार्ट आया है, ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से समझिए। इस चार्ट में आपको अलग अलग प्रकार के टिश्यू दिखाए गए हैं। सबसे पहला कॉलम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड कॉलम में आप बात करेंगे किसकी, सिंपल स्क्वैमस की। थर्ड कॉलम में आप बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की। नेक्स्ट कॉलम में आप बात करेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्यूबॉइडल की और ग्रैन्युलर की। यानी आप क्या समझे, देखिए आपने बोला ये वाला जो कॉलम होगा, आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आप यहाँ पर क्या करेंगे, फीचर्स देखेंगे। फीचर्स यानी कि आपको जैसे स्ट्रक्चर पढ़ना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो टिश्यू ये कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको टिश्यू के प्रकार बताए गए हैं। किस टिश्यू के, किस ऊतक के, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू के आपको अलग अलग प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। अब आपने क्या करना है, इस वाले कॉलम में सबका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इस वाले कॉलम में देखेंगे ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें तो आपने कहा सिंपल स्क्वैमस टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, सिंपल स्क्वैमस है। सिंपल स्क्वैमस कैसा होगा, आपने बोला ये वाला जो टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, आपने बोला दे हैव डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पजेस अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर है और थिन स्ट्रक्चर है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सारे जो टिश्यू हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं। आपने बोला जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पे आ गया, ये वाला आपके पास जो है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने कहा द एपिथेलियम स्क्वैमस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। बहुत सारी लेयर्स में क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। दोनों प्रकार के टिश्यू आपने पढ़ लिए हैं, कौन से, जो आप स्क्वैमस टिश्यू है, स्क्वैमस टिश्यू दो प्रकार के आपके पास आए हैं, सिंपल आया है, स्ट्रेटिफाइड आया है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के देख लिए हैं। अब हम देखें कि इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पाए जा रहे हैं। आपने कहा जो सिंपल स्क्वैमस है वो एल्वेलाई, बोमेंस कैप्सूल और नेफ्रॉन इन द किडनी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एल्वेलाई में पाए जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में पाए जाते हैं और किडनी के नेफ्रॉन में। तीन जगह आपको लोकेशन बताई गई है। तो आपने कहा कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है वो कहाँ है, स्किन में। तो इस बात से आप क्या समझे कि स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा होगा, थिक होगा, और जो आपके इनर जो ऑर्गन्स है वहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कैसा होगा, थिन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीजें आप पढ़ भी चुके हैं, तो अगर आपके पास नोट्स है आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।